तो चलिए, ये आप लोग पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ये आपका क्लास 10th का पॉलिटी है, क्लास 10th का पॉलिटी चैप्टर 2 है, फेडरलिज्म, और ये आपका पार्ट 2 है, ये पार्ट जो आपका 2 है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख चुका था और आज देखेंगे अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब भाषाई नीति होती है, मतलब भाषा के तरह आधार पर जो बांटे हैं ना इस कंट्री को, वही चीज होती है भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। देखते हैं, ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। ये इंडियन फेडरेशन जो है ना, ये लैंग्वेज मतलब भाषा की जो नीति पे अपनाई गई, ये दूसरी परीक्षा थी इंडिया के लिए फेडरेशन लैंग्वेज के आधार पर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जो हम लोग का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, वो किसी जो है ना किसी एक भाषा को जो है ना राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है ना, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, लेकिन हिंदी इज मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन जो है ना सिर्फ 40% इंडियन जो है ना जिसका मदर टंग हिंदी थी। ठीक है, सॉरी हिंदी था। देयरफॉर देयर वेर मेनी स्टीवर्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो बोलने लगे नहीं, दूसरी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, हिंदी के बाद भी कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, सिर्फ हिंदी ही क्यों रहेगी, क्योंकि सारे कामकाज होने वाले थे हिंदी से। अब बहुत सारे ऐसे हैं, चलिए पढ़ते हैं उसको आगे में। हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो बहुत 21 ऐसे लैंग्वेज भी है जिनको कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। एक तो आपका हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज जिसमें कि 21 लैंग्वेजेस आती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। तो यदि कोई कैंडिडेट है एग्जाम देने, मान लो उसको एग्जाम देना है, तो क्या करते हैं, इस 21 लैंग्वेज जो है दूसरी, उस लैंग्वेज में से वो कोई भी चूज कर सकते हैं अपने आधार पर जो लैंग्वेज उसको आती है। ठीक है, उसमें दे सकती है वो। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जितने भी स्टेट है उसके भी अपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। बहुत सारे स्टेट है जो कि अपने ही जो वहाँ का लैंग्वेज है ऑफिशियल उस पर काम करते हैं। अनलाइक श्रीलंका, यदि श्रीलंका की तरह देखे, द लीडर ऑफ आवर कंट्री adopted a very person's attitude in separating the use of Hindi। तो यहाँ पे जो है इंडिया के लीडर्स जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए तो ले गए थे, लेकिन हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो था वो भी इंग्लिश को भी बनाना पड़ा। 1965 तक जो है सिर्फ इंग्लिश से ही चल रही थी। वैसे बात करें तो 1965 तक सिर्फ इंग्लिश ही चल रही थी। हम लोग चाहते थे, सॉरी चल नहीं रहे थे, हम लोग चाहते थे कि इसको जो है ना बदला जाए। तो इंग्लिश जो है 1965 में ही बंद हो जानी चाहिए थी। हम लोगों के यहाँ जो है 1965 तक में ही जो इंग्लिश बंद हो जानी चाहिए थी, सिर्फ हिंदी चलनी चाहिए थी। अगर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, अब सबको हिंदी आती नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिनका मांग हुआ कि नहीं इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आना चाहिए। तमिलनाडु में जो है इसके लिए तो मूवमेंट तक हो गई, वायलेंट विद्रोह हो गया कि नहीं इंग्लिश भी होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बाय ग्रीसिंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको लागू कर दिए कि जाओ हिंदी के साथ इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है हम लोगों की। Many critics think that
दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि ये जो है जो इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए ये फायदे की बात है। प्रमोशन ऑफ हिंदी, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के गवर्नमेंट के लिए जो है हिंदी को बढ़ावा देना ये अभी भी जो है बना हुआ है कि वो चाहते हैं बढ़ावा दें। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। The flexibility shown by Indian political leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। तो ऐसा हम लोगों की जो है ना गवर्नमेंट अभी तक सोच रहे हैं कि मतलब हिंदी को बढ़ावा देना है, लेकिन वो किसी राज्य पे थोप नहीं सकते हैं जो नहीं आप हिंदी ही सिर्फ यूज कीजिए, ऐसा थोप नहीं सकते हैं। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन पॉलिटिकल लीडर की, वो हमारी कंट्री को जो है बहुत ही मदद की, जो श्रीलंका बनने से बचाया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अब जो है सेंटर का स्टेट से जो रिलेशन है वो किस तरह से है इसको देखेंगे। Restricting the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। तो यदि इस चीज को अब हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य का संबंध, मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, यहाँ का संघवाद जो है मतलब फेडरेशन किस तरह से मजबूत हुआ है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है पावर शेयर करने के लिए किस तरह से काम कर रही है, क्या रियलिटी है, किस तरह से इस पे जो है रूलिंग पार्टी या लीडर्स इसको किस तरह से अरेंज कर पा रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो बहुत सारे मतलब बहुत दिनों तक जो है एक ही पार्टी के जो है रूल किए हैं इंडिया पे और स्टेट में भी। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक ढंग से अपने पावर का ना यूज ही नहीं कर पाती थी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। जब स्टेट में जो रूल करते हैं वो यदि दूसरे पार्टी से हो, जो सेंटर में करते हैं वो दूसरे पार्टी से हो, ठीक ढंग से नहीं करने देती थी और उसको भंग करना चाहती थी। स्टेट में जो भी सरकार बनी है उसकी भंग करना चाहती थी। तो उन दिनों द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन ओपन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना मिसयूज करता था उस टाइम पे कि गवर्नमेंट को डिसमिस ही कर देता था। रिबल पार्टी से होता था अगर दूसरी पार्टी से भी। ये फेडरलिज्म सिर्फ नाम मात्र का रह गया था। तो ये सारी चेंज जो है ना 1919 के बाद जो है ना बदलाव आई इसमें। तो अब जो ये पीरियड दिखाती है कि रीजनल पॉलिटिशियन पार्टी जो थी बहुत सारे स्टेट में हमारे कंट्री की, यहीं से 1990 से जो है ना ये कोलिशन गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई, गठबंधन की सरकार बननी चालू हुई। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट में जो है ना धीरे धीरे पनपा, क्या चीज पनपा, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी बनने लगी इसी कारण से, और फिर क्षेत्र मजबूत होते गया सारा स्टेट। तो अब तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो खुद स्टेट के है। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, तो कोई भी सिंगल पार्टी ऐसी नहीं होती थी जिसको कि लोकसभा में जो है मेजोरिटी मिल जाए, मतलब वो बोलते ना एकाधिक, इस तरह से वो बना ले अपनी सरकार। तो क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी होता था, वो जीतता था वहां से। तो नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अ एलियंस विद मेनी पार्टीज। अब गठबंधन करनी पड़ती थी बहुत सारी सरकार बनाने के लिए बहुत सारी पार्टियां से, हर एक क्षेत्र में अलग अलग पार्टी जीतती थी, उससे गठबंधन बनानी पड़ती थी, जैसे अभी भी चल रहा है। तो इस चीज को तो आप लोग अच्छे से समझते हैं गठबंधन। सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर, बहुत सारे जो है रीजनल क्षेत्रीय पार्टी मिल के गवर्नमेंट में सरकार गवर्नमेंट बनाती थी सेंटर में। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर, इससे नया एक कल्चर का विकास हुआ। पावर शेयरिंग इससे ज्यादा मजबूत हुई, उसका रिस्पेक्ट होने लगा, स्टेट गवर्नमेंट का अब रिस्पेक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो क्षेत्रीय होती है ज्यादातर, इसीलिए दिस ट्रेंड वाज, और ये ट्रेंड जो है supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner। इससे और बल मिला, जो कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस चीज पे सहमति दे दी है कि डिसमिस नहीं कर सकते हो आप स्टेट गवर्नमेंट। इससे और बल मिली इस चीज को।
बस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव। तो फेडरल पावर जो शेयरिंग का था वो और भी ज्यादा इफेक्टिव है आज, जैसा कि पहले हुआ करता था उससे। अब यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में दिया गया है कि लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है इंडिया में लैंग्वेज ना, तो ये टोटल मेनली यही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश ही है यहाँ के लिए, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन उसके बाद भी जो है 2011 में जो सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है, उसके अनुसार यदि देखे तो 1300 जो है अलग अलग लैंग्वेज थी, 1300 अलग अलग लैंग्वेजेज मिली हैं हम लोगों को जनगणना के अनुसार, जो कि हर एक आदमी बताते थे कि ये हमारा मदर टंग है, मदर टंग है, इस तरह से। और यदि हम लोग सब बहुत सारे को लिंक किए किसी एक लैंग्वेज से, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और भी बहुत सारे को एक हिंदी में डाल दिए कि ये सारा हिंदी के जैसा है, हिंदी है ये। इसी तरह से बहुत कुछ डाले, फिर भी हम लोग को जो है ना 121 मेजर लैंग्वेज मिला, फिर भी बच जाता था। इसमें से 22 लैंग्वेज जो है ना, 22 लैंग्वेजेज, वो हमारे शेड्यूल में डाला गया, 18 शेड्यूल में डाला गया कि ये 22 लैंग्वेजेज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इसको जो है ना शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। 22 लैंग्वेज जो जोड़ा गया है यहाँ पे दिया गया है वो। अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल, और जितने बच जाते हैं ना भोजपुरी ये वो सारे नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज के आधार पर ही देखें ना तो इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के आधार पर भी, जैसा कि वर्ल्ड में नहीं है। ये लुक एट द इनक्लोज टेबल मेकिंग इट, इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश, सॉरी इसको याद करने की कोशिश ना कीजिए, जरूरी नहीं है इसको याद रखे आप। 22 लैंग्वेजेज है, कौन कौन है और कितनी यूज की जाती है किसके द्वारा। तो इसमें से सिर्फ आपको करना क्या है, ये देखिए हिंदी जो है यहाँ की मदर टंग है, लेकिन सिर्फ 44% ही यहाँ के लोग यूज करते थे हिंदी हिंदी को। अब यदि सबको हम लोग बोले जो हिंदी सीखो सीखो, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो इसीलिए सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की भी जरूरी थी। तो टोटल नंबर जो था 50% 2011 में। एज फॉर इंग्लिश ओनली 2% इंडियंस रिकॉर्डेड इट, सिर्फ 2% ही थे जो इंग्लिश के लिए रिकॉर्डेड थे, मदर टंग अपना बताते हैं। और जो 11% है वो सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जानते थे। रीड दिस टेबल, इसको देखिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन क्या काम कीजिए आप ना ये काम कीजिए कि एक बार बनाइए, पाई चार्ट बनाइए, ठीक ना, इंफॉर्मेशन के आधार पर, और एक मैप प्रिपेयर कीजिए और उसमें डाइवर्सिटी को दिखाइए, उस पर ड्रॉ कर करके कि कौन रीजन है, उसमें कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है ऐसा इंडिया में। और 3 लैंग्वेज ढूंढिए जो कि इंडिया में ही बोली जाती है, लेकिन वो इस टेबल में नहीं है, मतलब इस टेबल के आधार अलग जो है उसको आप लोग ढूंढिए। अब ये जो है ना 2006 में जो है ना 1 नवंबर 2006 में रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है ना, ये हिस्टोरियन थे वो, उसके द्वारा दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, टीओआई में, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में दी गई थी। ये जनरली यही चीज बोल रहा है ना। यही बोल रहा है जो राज्य का जो स्टेट का जो फिर से जो पुनर्गठन हुआ है ना, पुनर्गठन जो हुआ फिर से राज्यों का, 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को ही लागू हो चुकी थी, मतलब 1956 को ही ये चीजें लागू हो चुकी थी। गांधी जी जो थे ना, गांधी जी गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने मतलब कि एक प्रॉमिस किया कि हम लोग यहाँ पे फ्रीडम लाएंगे, उसके बाद नया नेशन बनाएंगे सन के आधार पर, फेडरलिज्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर। लेकिन फाइनली जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, ये डिवाइडेड ही हो गया हुआ ना इंडिया पाकिस्तान। पार्सल वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और ये जो डिवीजन थी ना, और नेहरू, पटेल और राजा जी जो है ना, उनके मन में ये चीजें पहुंच रही थी कि क्या लैंग्वेज के आधार पर अलग होगी राज्य। तो ये पेपर कटिंग है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए ये देखते हैं अब, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसका हिंदी होता है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण।
विकेंद्रीकरण होता है, इसका मतलब विकेंद्रीकरण कहने से मतलब यही है कि इंडिया में जो है ना किस तरह से पावर को अलग अलग किया गया। तो ये भी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट दो तरह की होती है ना। और हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस भी की कि टू टायर्स जो गवर्नमेंट हमारे कंट्री में है, और ये इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया की तरह जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, सिर्फ दो टायर से ही नहीं चल सकती है इतनी बड़ी कंट्री, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से। इंडिया में जो स्टेट है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि यूरोप से भी बड़े हैं, जो यूरोप है ना उससे भी बड़े ऐसे भी। इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है ना रसिया से भी बड़ा है पॉपुलेशन के आधार पर। महाराष्ट्र जो है वो लगभग लगभग जर्मनी के ही बराबर है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं ना जिसमें कि बहुत ही डाइवर्सिटी है, स्टेट के अंदर भी, स्टेट खुद ही डाइवर्सिटी का एक भंडार है, उसके अंदर भी बहुत सारा, इंडिया में तो है ही डाइवर्सिटी, और स्टेट जो है यहाँ का, स्टेट के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए यहाँ जो है ना नीड है पावर शेयरिंग की स्टेट के बीच में। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट। ये इसके अलावा भी एक और जो है ना यहाँ पे जरूरी था कि यहाँ पे और एक टर्म बने, एक और गवर्नमेंट बने। ये कैसा होगा? दिस इज द नेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब इसका भी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करे, ठीक ना। अब स्टेट गवर्नमेंट के पावर को भी डिसेंट्रलाइजेशन करें, थस रिजल्ट ऑफ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे जो है थर्ड टायर भी आया, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, होते हैं ना पंचायत समिति, जिला परिषद। When power is taken away from central and state government given to local government, जब क्या हुआ कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया जो थी इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का, वो था कि जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रॉब्लम जो है ना जो होती है, वो वहाँ के क्षेत्रीय लोग ही जो है ना, क्षेत्रीय लोग ही उसको सुलझा सकते हैं, क्योंकि जो लोकल लेवल के पीपल होते हैं ना उनको जो है बहुत ही बेटर नॉलेज होती है अपने क्षेत्र के बारे में और अपनी लोकेलिटीज के बारे में कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, और उसको बेटर आइडियाज भी होती है कि कहाँ पे मनी स्पेंड की जाए, कहाँ नहीं की जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए एफिशिएंसी को वहाँ का, है ना। और वहाँ के जो है ना आदमी को भी डायरेक्ट मौका मिल पाए कि वो पार्टिसिपेट हो पाए इस चीज में, अपना भी बात रख पाए कि नहीं ये नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो है मदद की, है ना, और हैबिट बनी एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करने की। लोकल गवर्नमेंट जो है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बताया गया था। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। उसके बाद विलेज और टाउन में भी जो है ये चीजें अपनाई गई, विलेज में लोकल, टाउन्स में भी लोकल। तो विलेज में जो होती है उसको पंचायत, पंचायत जो होती है पंचायत इन द विलेज, गांव में पंचायत, और म्यूनसिपलिटीज जो है वो अर्बन एरिया के लिए, मतलब शहरों के लिए म्यूनसिपलिटीज है। तो ये तो बन गई, ठीक ना। तो बात आती है कि क्या ये ठीक ढंग से कार्य कर पा रहे थे अपने काम को, क्या इसको वास्तव में जो है दिया गया था पावर? जी नहीं, ऐसा नहीं था, सिर्फ नाम मात्र के लिए था बहुत दिनों तक, है ना। उसके बाद क्या हुआ ना कि इसका इलेक्शन और करवाना स्टार्ट किया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, इसका लोकल गवर्नमेंट का जो है स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वे आर नॉट हेल्ड, मतलब फर्स्ट में तो होता ही नहीं था शुरुआती दौर में रेगुलरली गवर्नमेंट का जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन भी नहीं करवाया जाता था। इसके पास कोई पावर भी नहीं था, कोई रिसोर्स भी नहीं था उसका अपना खुद का। तो वहां पे जो है ना मतलब नहीं हो पाया, ये ठीक ढंग से इफेक्ट में नहीं आ पाया। और मेजर स्टेप जो था डिसेंट्रलाइजेशन का वो 1992 से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, जिसके कारण थर्ड टायर को जो है ना
पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए की गई अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना मैंडेटरी किया गया, ठीक ना, कि रेगुलर इलेक्शन किया करवाया जाए लोकल गवर्नमेंट का, सीट्स रिजर्व किया जाए इलेक्टेड बॉडीज के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए सीट को आरक्षित किया जाए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया जाए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी किया जाए, यहाँ तक कि जो वुमेन के लिए है ना 1/3 सीट आरक्षित होनी चाहिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसके लिए जो है ना इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन सभी स्टेट में, जिससे कि वो पंचायत और म्यूनसिपल का इलेक्शन करवाए। और ये स्टेट गवर्नमेंट को ये दी गई कि वो कुछ पावर को जो है ना इन लोगों को दे, अपने कुछ पावर को इन लोगों को दे दे, रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को दे, जिससे कि वो अपना काम कर पाए। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। ईच विलेज में जो है ना एक ग्रुप होती है सम स्टेट की, है जो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत है वो बहुत सारे स्टेट में। दिस इज एन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं जिसको पंच बोलते हैं, और जो प्रेसिडेंट होती है प्रधान तो वो सरपंच होते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना। जितने भी उस एरिया में पॉपुलेशन होती है ना वो सारे वोट दे के चूज करते हैं इसको। इट इज द डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन लेते हैं, ठीक ना, पूरे गांव के बारे में कि क्या करना है नहीं करना। और पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा होती है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी गांव उस गांव के आदमी हैं, जितने भी वोटर हैं, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और इसको कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 बार जो है ना एक साल में सभा बैठानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन तो हो जाती है बट ग्राम पंचायत का बैठक नहीं होती है। तो करके ग्राम पंचायत की देखे क्या है क्या नहीं है, किधर क्या कमी है, ये सारी चीजों के लिए होती है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट तक इसका लेवल बना हुआ है। किस तरह से डिस्ट्रिक्ट तक होगी, तो एक फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत जो है एक साथ मिलकर उसको पंचायत समिति बनाती है, ठीक ना, और जिसको कि ब्लॉक या मंडल भी बोलते हैं। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, बड़ी इलेक्टेड जो होते हैं पंचायत मेंबर होते हैं, उस एरिया का पंचायत मेंबर उसका हेड होता है। और जितने भी पंचायत समिति होते हैं या मंडल वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साथ साथ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन द जिला, जिला परिषद जिसको बोलते हैं लोग। और बहुत सारे मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टेड भी होते हैं जिला परिषद, और बहुत सारे समिति के द्वारा चूज किए जाते हैं। Members of Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials of the district level bodies are also its member। और इसका मेंबर होता है बहुत सारे एमएलए और भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होते हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं उस जिला परिषद का, ठीक है ना, जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है एग्जिस्ट अर्बन एरिया एज वेल। इसी तरह से अर्बन एरिया में भी होती है म्यूनसिपैलिटीज, वो टाउन में होती है। बिग सिटी में अगर देखिएगा तो म्यूनसिपल होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। और ये म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये कंट्रोल किए जाते हैं इलेक्शन के ही द्वारा। इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं इलेक्शन के ही द्वारा। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होते हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनसिपैलिटी के। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं उसको, उस ऑफिसर को मेयर बोलते हैं, है ना। एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। ये इसी तरह से ब्राजील का एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, किस तरह से डेमोक्रेसी का क्या क्या। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट का जो ये नया सिस्टम है, रजिस्टर्ड डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देयर आर नो अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। जब ये चुनाव होती है ना तो इसमें 36 लाख सिर्फ कैंडिडेट ही होते हैं। तो सोचिए कितनी ज्यादा सिर्फ कैंडिडेट जो खड़े होते हैं ना पंचायत समिति वार्ड मेंबर, ये सारे मिला के 36 लाख होती है पूरे इंडिया में। 36 लाख, जो कि दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री है ना जिसकी पॉपुलेशन भी 36 लाख नहीं है, जितना कि यहाँ पे आदमी खड़े हो जाते हैं।
Constitutional states for local government has helped to defend democracy in our country. It has also increased women's representation. और ये जो है ना वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को जो है ना बढ़ावा भी देते हैं और हमारी डेमोक्रेसी को वॉइस भी देती है, आवाज़ भी देती है. एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज और बहुत डिफिकल्टीज भी है. जब इलेक्शन हेल्ड होती है ना रेगुलरली ग्राम सभा, ये सब चीजें तो होती है, इलेक्शन भी अब हो रही है, ठीक ढंग से सारा चीज हो रहा है, लेकिन जो ग्राम सभा है ना वो बिठाई ही नहीं जाती, रेगुलरली नहीं की जाती है. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट नॉट ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं देती है ना, और रिसोर्स भी नहीं देती है, तो इसीलिए अभी भी दूर है दिल्ली, है ना. तो वैसे आइडिया सेल्फ गवर्नमेंट तो है, जो है लोकल गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी बात है. तो इसके साथ ही आपका चैप्टर होता है ये एंड. तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, यदि अच्छा लगा हो तो वही बात लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वीडियो को जरूरतमंदों तक शेयर कीजिएगा जिन्हें जरूरी होगी. ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट के साथ. और किसी को यदि कोई प्रॉब्लम होगी किसी चैप्टर में तो बेझिझक बोलिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है.